नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की श्रृंखला में वाइट बोर्ड वीडियो ये नहीं है, यह वीडियो मात्र फेस वाली वीडियो है। ठीक है, तो इसमें जो है एसएससी के घटना चक्र की एक सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एकदम जान लीजिए कि टारगेट करके बताया जा रहा है आपको क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी ही पर कराएगी परीक्षा दिल्ली पुलिस की। तो समझ लीजिए इसका जो एसएससी का घटना चक्र का जीएस वाला पोर्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्लास नंबर 3 है एसएससी के घटना चक्र का, और इसे पढ़िए और आसानी से ये जो है आनंद लीजिए। यह जो वीडियो होगा यह इतिहास से संबंधित होगा और आधुनिक इतिहास का वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ बात करता हूँ जिसमें इसके पॉइंट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आगे है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला है किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था और उसी के साथ पुर्तगालियों का संबंध स्थापित हो जाता है। 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने किया था, सभी लोग जानते हैं। आगे है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया था, तो दोस्तों वाडीवास का जो युद्ध हुआ था वाडीवास का, उसमें जो है इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ों को हराने वाला एक फ्रांसीसी सेना थी। आगे है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मतलब फ्रांस की जो कंपनी थी उसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, और बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने प्राप्त किया था। देखिए ये वन लाइनर है, इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में मज़ा आएगा। आगे है नील मसाला मलमल सूती वस्त्र सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था, तो मसाला ने। मसाला जो है भारत देश में दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा होता था, तो उसे और वहाँ पर इंग्लिश प्रदेशों में बहुत कम होता है यूरोप में, तो मसाले की सब्ज़ी उन लोगों को बहुत ज़्यादा भाती थी, अच्छी लगती थी, तो इसे जो है लेकर के उन्होंने व्यापार शुरू किया था मसाला को लेकर के। ठीक है, आगे है किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। अगर आपने बक्सर का युद्ध नहीं देखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, भारतीय इतिहास में मैंने पढ़ाया है बक्सर का युद्ध। तो ये युद्ध जो है 1764 में हुआ था, यह जो है निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आगे है बक्सर की सेना की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुर्रो ने किया था, बहुत ही आसान है। अगला है किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, ध्यान रखिएगा। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, गेहूँ उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, जहाँ पर जो ज़्यादा होता था, जैसे असम में चाय ज़्यादा होता था तो असम में चाय उगाने के लिए मजबूर कर देते थे कि आप चाय उगाइए। मद्रास में चावल ज़्यादा होता था तो कहते थे आप चावल उगाइए, और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता था तो कहते थे आप गन्ना उगाइए। ठीक है, जहाँ से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता था वहाँ वही कहते थे, और कोई चीज़ मत उगाइए, मतलब खाने की चीज़ नहीं, केवल उन अपना फ़ायदा देखते थे, यही था शोषण करना। आगे है फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था और दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। आगे है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को बुरघेरे कहा जाता है, बुरघेर। ठीक है, आगे है कौन सा पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो एक ही पुर्तगाली नेता था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही देखिए ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कलकत्ता में किलेबंदी की गई थी उस दुर्ग का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट सेंट डेविड। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर।
इसका जो राइट आंसर है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम जो है फोर्ट विलियम था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भारत आने वाली पहला अंग्रेजी जहाज था? ठीक है, तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? तो उसका नाम दोस्तों हेक्टर था। ठीक है, उस जहाज का नाम हेक्टर था, लेकिन इसमें जो है हेक्टर नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो हेक्टर जो एक जहाजी बेड़ा था, उसमें एक जहाज रेड ड्रैगन भी शामिल था। ठीक है, तो हेक्टर, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में हेक्टर दिया रहे तो आप हेक्टर को सही करिएगा, क्योंकि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर था। लेकिन इसी जहाजी बेड़ा में एक जहाज था रेड ड्रैगन, वह भी शामिल था, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस है रेड ड्रैगन। ठीक है, तो ज़्यादा ऑप्शन रेड ड्रैगन का ही देखने को मिलता है, लेकिन हेक्टर भी आप जानते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ठीक है, डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए है मसूलीपट्टनम, बी है पुलिकट। जिसका राइट आंसर है वो है मसूलीपट्टनम। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो है मसूलीपट्टनम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है कासिम बाजार। ठीक है, 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में एक कासिम बाजार था और एक स्थान था हुगली। ठीक है, यही दो स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने चालाकी से पूरे भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। वो सब अंग्रेज़ों की चालाकी थी, और हमारे देश में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, इसी वजह से कुछ हो नहीं पाया। चलिए आगे है, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना व्यापार शुरू किया था, उसके बाद मद्रास गए थे, मद्रास मतलब वर्तमान का चेन्नई, उसके बाद बम्बई गए थे, वर्तमान का मुंबई, उसके बाद कलकत्ता गए थे, वर्तमान का कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पहले सूरत, तब मद्रास, तब बम्बई, तब कोलकाता, इस तरीके से उन्होंने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों, पुर्तगालियों का मुख्यालय जो है गोवा था। ठीक है, तो गोवा पर उन्होंने सबसे पहले कब्जा भी किया था और सबसे बाद में गए थे। भारत में सबसे बाद में जाने वाला यूरोपी 1961 में गए थे गोवा से। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे, जिन्होंने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। नहीं तो 1961 तक गोवा स्वतंत्र नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? दोस्तों ये बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है। उस समय अंग्रेज के तत्कालीन शासक जो है चार्ल्स द्वितीय हुआ करते थे। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, ये बात है 1637 ईस्वी की। ठीक है, 1637 ईस्वी की बात है। अंग्रेज के शासक चार्ल्स द्वितीय थे, और पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली की राजकुमारी थी, उनका नाम था कैथरीन। और चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है, तो चार्ल्स द्वितीय को जो है पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दिया था? दहेज में बम्बई दहेज दे दिया था। पुर्तगालियों का भारत में अधिकार था, तो बम्बई को दहेज में दे दिया था। बाद में बम्बई को 10 लाख पाउंड के किराए पर, 10 लाख पाउंड, ठीक है, 10 लाख पाउंड के वार्षिक किराए पर, अब जब किसे मिला था ये मिला था चार्ल्स द्वितीय को, तो चार्ल्स द्वितीय ने 10 लाख पाउंड के वार्षिक किराए पर इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी जो है चार्ल्स द्वितीय से होती है 1637 में, और बम्बई जो है दहेज में मिलता है उन्हें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। मैंने अभी भी बताया 1498 में एक यात्री था, इसका नाम था, एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचता है, और वहाँ के जो एक निजी शासक था उसका नाम था जमेरिन नाम का एक लोकल शासक था, उसने जो है कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था। यही था हमारे देश की रणनीति और राजनीति उस समय की, न मरेंगे न मरने देंगे। ठीक है, तो ये था इसका जो राइट आंसर पुर्तगाली है। आगे है, पुर्तगाली यात्रियों वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत
करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? तो इसका मैंने अभी अभी बताया, जमेरिन नाम का एक भारतीय राजा था जिसने भव्य स्वागत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका भी राइट आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यात्री कौन थे? तो आपने अभी मैंने बताया कि सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे जिन्होंने 1961 में गोवा को स्वतंत्र किया था, और 1550 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 1550 के बाद ही ये आ गए थे। ठीक है, 1550 के बाद आ गए थे और 1961 में गोवा को स्वतंत्र करके गए थे। तो भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले यात्री कौन थे? पुर्तगाली थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव दोस्तों अल्बुकर्क ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 1509 से लेकर के 1515 तक ये पुर्तगालियों का नेता था, और इसने जो है गोवा को जीत लिया, और वहाँ पर जो है इसने एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक रूप से जो नींव रखा था उसका नाम अल्बुकर्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाते थे? यूरोप में आमतौर पर जो यहाँ से कपड़े जाते थे कालीकट के तट से जाते थे ना, इस वजह से उसे कैलिको यूरोप में बोला जाता था भैया। जैसे हम लोग कहीं से सामान लाते हैं तो उसे उसी का नाम दे देते हैं, उसी तरीके से कालीकट से सामान जाता था यूरोप में, सूती कपड़े, तो यूरोप में उसे कैलिको बोल दिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था वो एक बार गुजरात के तट पर गया था, गुजरात के बंदरगाह पर गया था, और वहाँ जहाज़ों का निरीक्षण कर रहा था। जहाज़ों के निरीक्षण में वहाँ पर पुर्तगाली जहाज़ था, उसका निरीक्षण कर रहा था, तो उसी निरीक्षण के दौरान संघर्ष हो जाता है और पुर्तगाल का यात्री मार दिया जाता है। मतलब कि गुजरात का शासक बहादुर शाह मार दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? अभी अभी मैंने बताया था, असम में जो है चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे, पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते थे। जो जहाँ पर ज़्यादा होता था वही उगाने के लिए उन्हें कहते थे, क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा फायदा था व्यापार करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका राइट आंसर है चावल। ठीक है, मद्रास में चावल ज़्यादा होता था तो कहते थे आप लोग चावल उगाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं लगातार क्लासेज आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों तक इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सभी लोगों को, और सभी लोग एक हो करके अच्छे से पढ़ाई करिए और दिल्ली पुलिस की वर्दी ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।